तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक ऐसे गेटिंग बाई गुलफाम राजी में। तो अब आपने एक चीज अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि राज्यसभा अस्थायी सदन है, लोकसभा स्थायी सदन है। लोकसभा प्रत्यक्ष सदन है, लोकसभा जनता का सदन है, तो राज्यसभा राज्यों का सदन है। लोकसभा उच्च सदन है तो सॉरी लोकसभा निम्न सदन है तो राज्यसभा उच्च सदन है। क्या चक्कर है ये, इसको समझने की कोशिश करते हैं आज। ठीक है, तो 1952 में हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा का गठन हो गया, संसद का गठन हो गया, लोकसभा राज्यसभा का गठन हो गया। पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि 1954 में इनको नए नाम मिले, जो आज आप जानते हो लोकसभा और राज्यसभा। अब देखो, हमने हालांकि संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तीनों का अपना महत्व है। जब तक राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक कोई भी कानून नहीं बनेगा, समझ रहे ना। हाँ, लोकसभा और राज्यसभा में कुछ मामले ऐसे हैं, जैसे बजट है तो राज्यसभा बजट को नहीं नकार सकती, धन विधेयक और वित्त विधेयक को राज्यसभा नहीं नकार सकती, है ना। तो इसके अलावा हर जितने भी कानून हैं राज्यसभा और लोकसभा को समान स्थिति मिली हुई है, समान पावर मिली हुई है। लेकिन एक चीज और है कि सरकार का बनना और सरकार का चलना किस पर निर्भर है, लोकसभा पर निर्भर है ना। तो खैर, लोकसभा का कार्यकाल है 5 साल और राज्यसभा का कार्यकाल है 6 साल। राज्यसभा का कार्यकाल हमने 6 साल क्यों रखा? देखो, बड़ी मतलब दिलचस्प व्यवस्था हमारे यहाँ। राज्यसभा के चुनाव 2-2 साल में होते रहते हैं, लेकिन सभी सीटों के चुनाव एक साथ नहीं होते हैं। पता चला राज्यसभा में कुल कितनी सीटें इस समय? राज्यसभा में इस समय जो सीटें 245 सीट है, जिसमें 233 जो है वो इलेक्शन से भरी जाती है। तो पता चला हर 2 साल बाद 233 सीटों के चुनाव हो रहे हैं ना। हमने कहा कि हम राज्यसभा को ऐसे बनाएंगे, देखो जैसे लोकसभा होती है ना 5 साल, अभी हमारे यहाँ 2024 में चुनाव हुए लोकसभा के, अब अगले चुनाव 2029 में होंगे अगर लोकसभा समय से पहले भंग ना हुई तो। लेकिन राज्यसभा के चुनाव हर 2-2 साल में होते हैं। लोकसभा में जो चुने गए 5 साल बाद रिटायर, अब भैया दोबारा चुन के आओ, जीत गए तो फिर आ जाना, नहीं तो ओके बाय बाय टाटा। पर चला लोकसभा में सारे नए लोग आ गए लोकसभा में। तो वो पूछते फिर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पूछते फिर रहे हैं यार ये प्रश्नकाल क्या होता है, ये शून्यकाल क्या होता है, सीटें कहाँ होंगी, ये स्पीकर क्या होता है, डिप्टी स्पीकर क्या होता है। भाई जब आप किसी जगह पर जाओगे नए तो आपको पता नहीं होता ना उसका, तो पूछते फिरते हो आप। पता चला 1 साल तो उनको सीखने में निकल गया। लोकसभा के जो मेंबर हैं उनको 1 साल या 1.5 साल या 2 साल तो सीखने में निकल गया। जैसे गांव में इमरान जी नया प्रधान बनता है ना, तो 2 साल तो उसको सीखने में निकल जाते हैं, है ना। फिर तीसरे साल कुछ काम करता है, चौथे साल जनता उससे नाराज हो जाती है आमतौर पर, 5वें साल कहने लगती है इस बार देखेंगे तुझे, बेचारा हार जाता। आमतौर पर दोबारा जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी होना तो ये चाहिए कि एक बार वो प्रधान बन गया, बेचारा सीखा है, इसको एक मौका और दे दो। कुछ लोग ऐसे हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं, है ना। अब लोकसभा के मेंबर भी तो देखो, कोई 8 बार चुन लिया गया, कोई 9 बार, कोई 7 बार, कोई 6 बार। लेकिन ये तो हो सकता है ना। लेकिन अगर कभी ये हो गया कि सारे नए आ गए तो वो तो सीखते रहेंगे 2 साल तक। राज्यसभा में इस स्थिति से बचने का प्रयास किया गया। क्या प्रयास किया गया? उसने कहा भाई देखो भाई, राज्यसभा का चुनाव पहली बार हो गया 1952 में, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक तरीका सुझाया। क्या तरीका सुझाया? अगर देखो 6 साल में चुनाव होता, अगर सभी लोगों का 6 साल में चुनाव होता, 1952 के बाद सभी का चुनाव 58 में, 58 के बाद 64 में चुनाव होता, तो राज्यसभा में हमने कहा कि भी राज्यसभा में ऐसे मेंबर शामिल हों कि उसमें नए मेंबर भी हों और तजुर्बेदार भी हो। तो क्या करोगे? पुराने लोग अगर हार जाएं तो क्या उनमें से कुछ लोगों को दोबारा हारे हुए को भी भर्ती कर लोगे? ये तो सही नहीं रहेगा ना। वो जीते तो राज्यसभा में आए, नहीं हारे तो अपने घर जाए। तो क्या करो फिर? अगर सबके चुनाव एक साथ करोगे तो हो सकता है सभी नए आ जाएं, या हो सकता है सभी पुराने आ जाएं। तो कोशिश ये थी कि राज्यसभा में नए लोग भी हो, पुराने लोग भी हो, नया जोश भी हो, नया खून, फुरकान टाइप, है ना, और पुराने लोग भी इमरान टाइप, है ना। सब पुराने लोग भी हो, है ना। पुराने लोग होते तजुर्बेदार, नए लोग होते हटक देख लूंगा, पुराने लोग कहते रुक जाए यार पुलिस लठ मारेगी, है ना। होता है ना सर, नए और पुराने का तालमेल यही होता है। छोटे भाई बड़े भाई में ये होता है, पड़ोसी झगड़ा हो जाए, छोटा भाई लठ लेगा, आ जाते, बड़ा भाई कहता है अरे रुक जा, है ना, क्योंकि बड़ा भाई भी कभी छोटा भाई था, तजुर्बा है ना उसे क्या करना। हाँ, ये होता है। पिताजी कहते हैं अरे बेटा लड़ो मत, लड़ने से कोई फायदा ना है, और जब वो जवान थे तो आया दिल, है ना। हाँ, यही होता है ना। जो बहू होती है ना, जो बहू होती है, तो बाहर झगड़ा हो रहा तो वो दरवाजे के अंदर से झांकती रहती है, मम्मी आंटी ना, और जब वही बहू सास हो जाती है तो कहती है आ जा, है ना। हाँ, हो जाती है ना। तो तजुर्बा है ना। तो हमने क्या किया कि राज्यसभा में नया और पुराना दोनों मिला रहे, ठीक है। तो इसके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक फार्मूला सुझाया कि आप लॉटरी निकालो, पर्ची निकालो, लॉटरी निकालो और हर 2-2 साल में लोगों को रिटायर करो।
तो मान लीजिए 1952 में राज्यसभा के 245 मेंबर चुन लिए गए, 233 मेंबर चुन लिए गए, ठीक है। अब सभी के नाम की पर्ची लिखी गई, उसमें से 1/3 यानी कि 33% पर्चियां उठाई गई। तो जिन लोगों के नाम पर्ची में आए, वैसे तो इसको लाठी निकलना कहते हैं, मजा आ गया, लेकिन जिन लोगों के नाम पर्ची में आ गए उन्हें रिटायर कर दिया गया। ये उल्टी लॉटरी थी कि पर्ची निकालो, जिनके नाम पर्ची में आ जाए, होता है पर्ची लाटरी का तो मतलब ये था, अरे वाह मेरे नाम की आ गई, है ना। आजकल छोटे छोटे शहरों में, गाँव में चल रहा है ना, कमेटी सिस्टम होता है, महिलाएं खूब करती हैं, तो वो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप है, पैसे डालती हैं और हफ्ते बैठती हैं, पर्चियां निकालती हैं, किसकी अरे मेरी आगे बैठी, अरे मेरी आगे पर्ची, है ना। भाई मजा आ गया, इकट्ठे 20,000 मिल गए, है ना। जिसकी ना आई वो अगले हफ्ते का इंतजार करता। भैया ये कमेटियां डालने वाले बड़े खतरनाक हो गए हैं आजकल, कुछ सारे नहीं, है ना। बेचारी गांव की देहात की सीधी सादी औरतें होती हैं, अरे तुम्हें पर भरोसा है, पता चला, हाँ बेटी उसने मान लीजिए किसका निकालनी है, दिनेश की पर्ची निकालनी है, दिनेश की बहन सरिता है, सरिता की पर्ची निकाल, सारे सरिता का नाम लिख दिए, चलो भाई सरिता की पर्ची निकल गई, है ना। वो फिल्म देखी थी, कौन सी हंगामा, हाँ तूने बहुत फिल्में देखी है हंगामा देखिए। अरे यार तुम दुनिया में क्यों आए हो, है दुनिया में किस लिए आए हो तुम, हंगामा फिल्म देखना जाके, ठीक है आज देखना जरूर, और कल को मैं उसकी स्टोरी सुनाऊंगा तुमसे, ठीक है। हाँ आज यूट्यूब पे हंगामा देखना। तो लास्ट में वो होती है ना हीरोइन, एक ही कौन है, आफ्ताब सिद्दीकी, सारे काम उसी के लिखे रहते हैं ना। हाँ मतलब बड़ी अच्छी हैप्पी एंडिंग थी वो। खैर कहाँ थे भाई, तो पर्चियां निकाली गई, तो 1/3 पर्चियां निकाली गई, जिन लोगों के नाम की पर्चियां आई थी उन्हें रिटायर कर दिया गया, ठीक है। तो अब 2 साल बाद पर्चियां निकाली गई, जिन लोगों की पर्चियां निकल गई उन्हें रिटायर कर दिया गया, उनके जगह उन सीटों पर उनकी जगह फिर नए चुनाव हुए। भले ही वही लोग दोबारा चुन के आ जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है। यानी हमारे यहाँ कोई भी जो है कि राजनीतिक पद ऐसा नहीं है जिस पर पुनर्नियुक्ति की रोक हो, हमारे यहाँ से कोई भी नहीं है। जैसे रूस में पहले था, अब तो पुतिन साहब जो कर रहे हैं, चीन में भी था, अब तो जैसे मर्जी जैसे चल रहा है। अमेरिका में क्या है कि आप 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकते अमेरिका में ना। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, आप कितनी बार अंतिम सांसों तक राजनीतिक पद पर रह सकते हैं, ठीक है ना, है ना। हुआ है, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू आखिरी सांस तक पीएम रहे थे, इंदिरा गांधी भी आखिरी सांस तक पीएम रही थी, है ना। कहाँ थे हम, भटक गए, कहाँ थे। हाँ तो आप दोबारा भी चुन के आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1952 के बाद 1954 में पर्ची निकली, तो 1/3 लोगों को 2 साल का टाइम मिला। फिर 1956 में फिर पर्ची निकाली गई, जो बचे थे रिटायर होने से ना, उनके नाम से आधे लोगों की। तो अब जिनकी पर्ची निकली वो रिटायर हो गए, नए चुनाव हुए, और बाकी 1/3 जिनके नाम की पर्ची नहीं निकली उन दोनों बार में उन्होंने 6 साल का कार्यकाल पूरा किया। तो राज्यसभा का जो पहला कार्यकाल था उसमें कुछ 1/3 लोगों ने 2 साल का, उसके बाद 2/3 लोगों ने 4 साल का, और 1/3 लोगों ने 6 साल का कार्यकाल पूरा किया। 1/3 2 साल बाद, फिर अगले 2 साल बाद 1/3, और उसके बाद फिर समय पूरा हो गया, ठीक है साहब। फिर से सुन लो, 1952 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये मशवरा दिया था 1952 में। 1954 में पर्ची निकाली गई, 1/3 सीटें खाली हो गई, उन पे नए चुनाव हुए। फिर 1954 में नए चुनाव हुए। अब उसके बाद फिर ये सिलसिला लगातार चलने लगा कि राज्यसभा में हर 2 साल बाद चुनाव होते हैं। हर 2 साल में उसके लगभग 1/3 मेंबर ऐसे होते हैं जो 6 साल का अपना समय पूरा कर लेते हैं। तो राज्यसभा लगातार चलती रहती है, इसीलिए इसको हम कहते हैं लगातार चलने वाला सदन, या कंटिन्यूअस हाउस, या सतत सदन कहते हैं। ये कभी भी भंग नहीं होता है। हमारे यहाँ राज्यसभा को भंग करने का प्रावधान नहीं है। लोकसभा में ऐसा नहीं है, लोकसभा के एक बार चुनाव होते हैं, अगले चुनाव 5 साल बाद ही होंगे, अगर वो समय से पहले भंग ना हो तो, ठीक है। उनको सभी को एक सा कार्यकाल मिलेगा। अच्छा अब यहाँ पर एक बात आई है कि उनको सभी को एक सा कार्यकाल मिलेगा, यहीं पर बात आएगी मध्यावधि चुनाव, उपचुनाव, इसकी मैं बात जरूर करूंगा इसी समय आपसे, ठीक है। इसको मैं लिखाऊंगा भी, अगर मैं नोट्स में लिखाने से भूल जाऊं तो मुझे आप लोग बताना कि सर वो रह गया। तो मध्यावधि चुनाव और उपचुनाव क्या होता है इसकी बात करेंगे, ठीक है। देखो जैसे 2024 में चुनाव हुए लोकसभा के, कार्यकाल कितना, 5 साल का। अब किसी भी वजह से देखो हमारे यहाँ सरकार किन किन कंडीशन में गिर सकती है, प्रधानमंत्री की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दें, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दें, प्रधानमंत्री सदन में विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव में हार जाएं, या प्रधानमंत्री को कोई कोर्ट किसी मामले में सजा सुना दे, दोषी करार दे दे, तो सरकार गिर जाएगी, सारी सरकार गिर जाएगी। भले ही दोबारा से वही प्रधानमंत्री बन जाए, भले ही दोबारा से वही सरकार में आ जाए, लेकिन सरकार एक बार गिर जाएगी, है ना। लोकसभा हमारे यहाँ समय से पहले कब भंग हो जाएगी, लोकसभा भंग करने का अधिकार किसके पास है,
राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो लोकसभा को 5 साल से पहले भी किसी भी समय भंग कर सकते हैं। एक लिखा, ठीक है, भंग कर सकते हैं वो। राज्यसभा अपना कार्यकाल पूरा करती है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। अब राष्ट्रपति अपने आप भंग नहीं करते हैं हमारे यहाँ। राष्ट्रपति जो भंग करते हैं वो सरकार की सलाह पे भंग करते हैं। सरकार को प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो राष्ट्रपति जो है सरकार की सलाह पर लोकसभा को 5 साल से पहले ही भंग कर सकते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री ने सिफारिश कर दी, जैसे हमारे यहाँ 2000 में वाजपेयी जी पीएम बने थे, तो उनका कार्यकाल था 2005 तक का। तो उन्होंने 2004 में ही राष्ट्रपति को सिफारिश की हुई नए चुनाव करा लो, लोकसभा भंग कराओ, नए चुनाव कराओ, ठीक है साहब। पता नहीं क्यों लोग उसको मध्यावधि चुनाव में नहीं गिनते, लेकिन एक्चुअली वो भी मध्यावधि चुनाव था। लोकसभा भंग हो गई, नए चुनाव हो गए। उसी तरह से एक बार राजीव जी ने भी परामर्श किया था समय से पहले चुनाव कराने का, और एक बार इंदिरा गांधी जी ने भी समय से पहले लोकसभा को भंग करा दिया था और नए चुनाव कराए थे। यानी कि इंदिरा गांधी जी ने करा दिया था, मतलब उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो उनकी सलाह पर उस समय के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने समय से पहले लोकसभा को भंग कर दिया। तो एक तो राष्ट्रपति समय से पहले लोकसभा को भंग कर दिया, भाई साहब आज गठन हुआ, कल को भंग हो सकती है लोकसभा। हालांकि हमारे यहाँ ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन संवैधानिक रूप से कोई रोक नहीं है। अभी गठन हुआ, 6:17 हो रहे हैं, 6:18 पर लोकसभा भंग भी हो सकती है, कोई रोक नहीं है ना। लेकिन ऐसा क्यों होगा, क्यों होगा ऐसा, है ना। लेकिन कोई रोक नहीं है, ठीक है। 5 साल पूरा होने से एक दिन पहले ही भंग हो सकती है। आगे समय अगर आपने बढ़ाना तो उसके लिए स्पेशल प्रोविजन है, उसकी बात हम नहीं करेंगे अभी, ठीक है, ठीक है। हालांकि मुझे लोकसभा के कार्यकाल में इसको बात को करना था, लेकिन मैं इसको अभी निपटाता हूँ, मध्यावधि चुनाव मुझे आपको बताना। तो अब मान लीजिए सरकार गिर जाए, किसी वजह से सरकार कहे, राष्ट्रपति की सिफारिश करेगा साहब आप नए चुनाव करा लो, तो राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा भंग करके नए चुनाव करा सकते हैं। तो ऐसे में जब लोकसभा पूरे 5 साल अपना समय पूरा ना करे, उससे पहले ही नए चुनाव हो जाए, तो उसको हम कहते हैं मिड टर्म इलेक्शन, मध्यावधि चुनाव। इन चीजों को मैं लिखाऊंगा नहीं, ध्यान रखना, है ना। हाँ, ये तुम वीडियो देख के अपने नोट्स लिख लेना, झूठ बोल रहा हूँ, लिखाऊंगा, ठीक है। हाँ ठीक है साहब। तो इसको हम कहते हैं मध्यावधि चुनाव। डर गई बेचारी वो, है हाँ, पूरी वीडियो दोबारा सुननी पड़ेगी, है ना। तो इसको हम कहते हैं मिड टर्म इलेक्शन या मध्यावधि चुनाव, ठीक है, मिड टर्म या मध्यावधि चुनाव। अब देखो, मान लो 2 साल बाद लोकसभा भंग हो गई, मान लो 3 साल बाद लोकसभा भंग हो गई, तो सभी को कितना समय मिला, 3 साल का। अब जब नया चुनाव होगा, मध्यावधि चुनाव कह लो, अब ये जो मिड टर्म या मध्यावधि चुनाव हो रहा है ना, एक्चुअली आम चुनाव ही है। आम चुनाव बताया मैंने आपको, जब पूरे हाउस का जो है चुनाव एक साथ हो। हमारे यहाँ आम चुनाव जब भी आता है ना, तो आमतौर पर हम लोकसभा ही कहते हैं, है ना, विधानसभा के चुनाव ही कहते हैं। एक मिनट जरा रुक लेना। तो जैसे सभी सीटों को चुनाव हो रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे एक साथ जो चुनाव हो रहे हैं, हम कहते हैं आम चुनाव। तो चाहे वो मध्यावधि चुनाव हो, लेकिन सभी सीटों को चुनाव हो रहे हैं एक साथ, तो उसे भी हम जनरल इलेक्शन या आम चुनाव ही कहेंगे। तो अब जब नई लोकसभा बनेगी, तो इन्हें पूरे 5 साल का समय मिलेगा। ये नहीं है कि साहब 3 साल बाद चुनाव हो गए तो अब तुम्हें 2 साल मिलेंगे ना, ऐसा नहीं है, पूरे 5 साल का समय मिलेगा। ध्यान से सुनना इस बात को, पूरे 5 साल का चुनाव मिलेगा, पूरे 5 साल का समय मिलेगा। अब एक शब्द आता है उपचुनाव, है ना, क्या कहते हैं सर उसको, उपचुनाव। मान लीजिए आज चुनाव हो गए लोकसभा के, लोकसभा का चुनाव हो गए, कल को किसी एक कैंडिडेट की डेथ हो गई, खुदा ना खास्ता डेथ हो गई, इस्तीफा दे दिया, या उसकी सदस्यता किसी वजह से चली गई, खाली हो गई, 1 सीट 2 सीट 4 सीट 5 सीट 6 सीट जितने भी। जैसे अभी आजकल आप देख लो ना, आज क्या तारीख है 4, कल 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव होने, है ना। तो उसके साथ साथ एक चर्चित सीट है यूपी में विधानसभा की, मिल्कीपुर सीट, अयोध्या जिले में है मिल्कीपुर सीट। हाँ, वहां के जो एमएलए थे ना, वो बन गए एमपी, वो एमपी बन गए। मिल्कीपुर विधानसभा सीट है, अयोध्या के आसपास है, अयोध्या उसी विधानसभा में आती है, अयोध्या जो है ना, अयोध्या नगरी उसी विधानसभा में आती है, मिल्कीपुर। आप लोग शायद अखबार नहीं पढ़ते, टीवी में देखते, देखा करो। तो मिल्कीपुर विधानसभा से जो एमएलए हैं वो समाजवादी पार्टी के हैं, वो उन्हें अगली बार जो है टिकट मिल गया लोकसभा का, तो वो लोकसभा चुनाव भी जीत गए। अब नियम यह है कि या तो आप एमएलए रहोगे या लोकसभा के मेंबर रहोगे। तो भाई जब लोकसभा में मिल जाए और एमएलए मिल जाए, तो कब छोड़ेगा वो लोकसभा की सीट, क्यों छोड़ेगा कोई एमएलए लोकसभा की सीट, क्यों छोड़ेगा इमरान जी, किस कंडीशन में छोड़ सकता है। हाँ, कुछ मिल जाए भाई, सीएम बना दो राज्य में, या गवर्नर बना दो, या राज्य में कोई अच्छा मंत्रालय दे दो, होम मिनिस्ट्री, लोक निर्माण विभाग, ये अच्छे मंत्रालय कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है साहब, ओके। तो नहीं, तो आमतौर पर जब वो किसी हाउस का ही सदस्य उसने रहना है, तो आमतौर पर वो लोकसभा का सदस्य रहता। तो अब उसने इस्तीफा दिया, जो भी एमएलए थे उन्होंने इस्तीफा दिया,
और वो अब क्या लड़ रहे हैं, वो लोकसभा का मेंबर बन गए। लेकिन मिल्कीपुर विधानसभा सीट खाली हो गई। अभी यूपी में विधानसभा चुनाव कब हुए थे, 2022 में, सभी सीटों के। अभी क्या चल रहा है, 2025। तो मिल्कीपुर में अब विधानसभा का चुनाव हो रहा है, उसे हम कहेंगे उपचुनाव। क्या कहेंगे, उपचुनाव। आपके यहाँ भी केदारनाथ में हुआ, उससे पहले भी शायद कहां पर हुआ था, है, हाँ जहाँ भी हुआ। अभी हाल फिलहाल में केदारनाथ में हुआ, बीजेपी जीती वहां पर ना। तो अब जो मिल्कीपुर में वो अकेली मिल्कीपुर की विधानसभा में जो चुनाव हो रहा है, उसे हम कहेंगे उपचुनाव। ये 10, 11, 12, 20, 30 कितनी भी सीटें हो सकती हैं, इन्हें हम कहते हैं उपचुनाव। तो इन्हें कितना समय मिलेगा, विधानसभा का जो बाकी कार्यकाल बचा हुआ, 27 में चुनाव होने अगले, तो 27 तक ही एमएलए रहेंगे। ठीक है। अच्छा, लगे हाथ में आपको फिर यहाँ एक चीज और बताता चलूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर किसी ने जाना तो चले जाना, ठीक है, वीडियो तो मैं अपलोड कर ही दूंगा। अब बात जब आई तो मैं आपको फिर से बताया दूं। आम चुनाव समझ गए, जब सभी का चुनाव एक साथ हो, है ना, ठीक है। अच्छा, ये नगर पालिका नगर निगम के भी चुनाव होते हैं, सभी एक साथ होते हैं, लेकिन आम चुनाव कहते नहीं है। आमतौर पर आम चुनाव का मतलब लोकसभा और विधानसभा चुनाव, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। मध्यावधि चुनाव समझ गए, बीच में भंग हो गई, नए चुनाव हो गए, तो उसे हम क्या कहेंगे, मध्यावधि चुनाव। उपचुनाव समझ गए, कोई एक या एक से सीट ज्यादा खाली हो गई, कोई एक या एक से ज्यादा सीट खाली हो गई, किसी वजह से इस्तीफा दे दिया, मृत्यु हो गई, कुछ भी हो गया, तो उस सीट पर जो चुनाव होगा, उस सीट या उन सीटों पर जो चुनाव होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, उपचुनाव। जैसे मान लिया आपके गदरपुर में चेयरमैन बन गया, है ना, किलाखड़े में चेयरमैन बन गया, इन्हें कितना समय मिल गया, 5 साल का समय मिल गया, ठीक है। अब 2-3 साल बाद इनका मूड है, हमने इस्तीफा दे दिया इस्तीफा, है ना। तो अब इन पर फिर से चुनाव होगा, तो इस चुनाव को कहा जाएगा उपचुनाव। क्या कहा जाएगा, उपचुनाव। मध्यावधि चुनाव नहीं कहा जाएगा, इनको कहा जाएगा उपचुनाव, क्योंकि सारा का सारा हाउस जो है वो भंग नहीं हुआ है, कोई एक आध सीट खाली हुई, एक से ज्यादा सीट खाली हुई है, तो इन्हें उतना ही समय मिलेगा जितना समय बचा है। अब सुनो ध्यान से, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, राज्यसभा की कोई सीट हो या विधान परिषद की कोई सीट हो, अगर आम चुनाव होने में, यानी कि सभी का चुनाव होने में मात्र 6 महीने रह गए, कितने महीने रह गए, 6 महीने, तो अब वहां पर उपचुनाव नहीं होगा। मान लीजिए चेयरमैन साहब है आपके सामने, है ना, मजा नहीं है, कल को बन गए कलेक्टर, क्या बन गए, कलेक्टर बन गए, 4.5 साल होते होते ये कलेक्टर बन गए, इन्होंने इस्तीफा दिया, डीएम बनेंगे यार, और डीएम तो डीएम होता है ना, डीएम बनेंगे। तो अब इनके कार्यकाल का 6 महीने रह गया था, तो अब कानूनी तौर पर वहां चुनाव कराना जरूरी नहीं, अब वहां चुनाव नहीं होगा। सुन तो लो, अब कोई सीट खाली हो गई है, कोई भी सीट खाली हो गई है, चाहे वो ग्राम प्रधान की है, ग्राम प्रधान में जो वार्ड मेंबर है, सबसे छोटा चुनाव हमारे यहाँ, उसकी है, चाहे राज्यसभा की, विधानसभा की या लोकसभा की सीट है। अगर कोई सीट किसी वजह से खाली हो जाती है और आम चुनाव होने में अभी 6 महीने से ज्यादा का समय है, तो चुनाव आयोग के लिए संवैधानिक बाध्यता है कि वहां पर 6 महीने के भीतर नया चुनाव होना चाहिए। जैसे आपकी किलाखड़ा थी, तो वहां पर कुछ विवाद हुआ, चेयरमैन साहब की सीट चली गई, चेयरमैन साहब की सीट चली गई, 6 महीने गुजर गए, चुनाव नहीं हुआ, तो लोग कहां गए थे, कोर्ट, हाई कोर्ट गए। तब हाई कोर्ट आदेश कर रहा है 6 महीने गुजर गए, चुनाव कराओ। जैसे अभी उत्तराखंड में क्या था, उत्तराखंड में नगर पालिका चुनाव का, नगर पालिका नगर निगम वगैरह का कार्यकाल खत्म हो गया, सरकार किसी वजह से चुनाव नहीं करा पा रही थी, कोविड आ गया, बहुत सारी दिक्कतें होती है सरकार के पास, लाख झमेले होते हैं, लोग हाईकोर्ट चले गए, तो इस समय पूरा हो गया, चुनाव कराओ। तो सरकार को लिख के देना पड़ा कि सब हम फला तारीख तक चुनाव करा लेंगे। सुन रहे हो, मुद्दे पे आ जाएं, तो अगर कोई भी सीट खाली हो जाती है, चाहे आपकी सदस्यता चली गई हो, आपको आपकी जो मेंबरशिप है वो भंग कर दी गई हो, आपने खुद इस्तीफा दे दिया हो, कुछ भी हो, तो उस सीट पर नया चुनाव कितने महीने के भीतर हो जाना चाहिए, 6 महीने में, ठीक है। और अगर पूरा कार्यकाल खत्म होने में ही 6 महीने रह गए, तो वहां पर नया चुनाव कराने की जरूरत नहीं है। ओके, समझ गए मेरी बात। मध्यावधि चुनाव समझ गए, उपचुनाव समझ गए। मध्यावधि चुनाव के बाद पूरा कार्यकाल मिलेगा, उपचुनाव के बाद उतना ही कार्यकाल मिलेगा जो शेष है, ठीक है ना। अच्छा, जो हमारी ये जो स्थानीय निकाय है ना, लोकल बॉडीज, नगर पालिका, नगर निगम वगैरह, उसमें हमारे यहाँ संविधान में व्यवस्था है कि ये समय से पहले भंग नहीं करी जाएंगी। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ये जो है ना नगर पंचायत है, ये समय से पहले भंग नहीं करी जाएंगी, इनका कार्यकाल 5 साल का। लेकिन अगर किसी वजह से इन्हें भंग किया जाता है, तो 6 महीने के भीतर नए चुनाव हो जाने चाहिए। समझ गए मेरी बात। तो बात चली थी राज्यसभा से, तो राज्यसभा जो है वो स्थायी सदन है, कभी भी भंग नहीं होता है। और इसमें क्या कहते हैं, राज्यसभा के चुनाव की प्रणाली ऐसे बनाई गई है कि इसमें अनुभव और ताजगी दोनों का मेल बना रहता है, क्योंकि हर 2 साल बाद इसके 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं, उस पर नए मेंबर
भर लिए जाते हैं या नए मेंबर के चुनाव हो जाते हैं। लोकसभा को हम कहते हैं अस्थायी सदन, क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति इसे कभी भी भंग कर सकते हैं। ठीक है सर, ओके। अब बात आती है कि लोकसभा को हम कहते हैं प्रत्यक्ष सदन और राज्यसभा को कहते हैं अप्रत्यक्ष सदन। क्यों? क्योंकि लोकसभा में वही कैंडिडेट चुने जाते हैं जिन्हें पूरी जनता वोट देती है। भाई हमने इसको वोट दिया, आपने उसको जो जिसके पास ज्यादा वोट आए थे वो जीत गया। तो लोकसभा प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली चुनी जाती है, सीधे वोटर हम उनको वोट देते हैं। लेकिन राज्यसभा जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है, इनडायरेक्ट। जैसे हम लोग एमएलए चुनते हैं और एमएलए आगे राज्यसभा के मेंबर चुनते हैं, तो उसका चुनाव क्या हो गया? अप्रत्यक्ष। जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है वो भी इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष होता है। तो लोकसभा को हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष सदन, और राज्यसभा को अप्रत्यक्ष सदन। अच्छा, लोकसभा को हम कहते हैं जनता का सदन, राज्यसभा को राज्यों का सदन। क्यों? लोकसभा को क्या कहते हैं? जनता का सदन, राज्यसभा को राज्यों का सदन। क्यों? इसमें यह है कि राज्यसभा में जो सीटें भरी जाती हैं, किस राज्य में कितनी आबादी है, ठीक है ना, किस राज्य में कितनी आबादी, उस हिसाब से उस राज्य को कोटा दिया जाता है। जैसे यूपी की आबादी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है तो उसके पास 31 सीट है, और उत्तराखंड की आबादी सबसे कम तो नहीं है लेकिन काफी कम है तो उसके पास 3 सीट है। ठीक है सर। इसके अलावा इनमें जो चुनाव होते हैं वो राज्यों की विधानसभाओं से होते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो है राज्यसभा को राज्यसभा का सदन कहने की, वो ये है कि संसद में जब भी कानून बनेंगे तो राज्यसभा के मेंबर अपने अपने राज्यों के हितों का ध्यान रखेंगे, अपने अपने राज्यों के हितों का। जैसे हमारे यहाँ 3 राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्हें लगे यार कोई कानून ऐसा बन रहा है जिसमें उत्तराखंड के हितों की अनदेखी हो रही है या उत्तराखंड के हितों को छीना जा रहा, तो वो अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं। इसलिए राज्यसभा को क्या कहते हैं? राज्यों का सदन। अच्छा, लोकसभा की सीटों के आधार पर सरकार बनती है। क्या बनती है? सरकार। सरकार कौन चुनती है? जनता। कहते हैं भाई, लोग अब्राहम लिंकन की परिभाषा है ना, लोकतंत्र क्या है? क्या कहते हैं भाई? जनता का शासन, जनता पर शासन, जनता के द्वारा शासन, वगैरह वगैरह। तो लोकसभा की सीटों के आधार पर ही सरकार बनती है ना। और सरकार किसके लिए काम करती है? जनता के लिए। इसलिए लोकसभा को हम जनता का सदन भी कहते हैं। और जनता अगर चाहे इनडायरेक्टली तो लोकसभा के मार्फत सरकार गिरा भी सकती है, क्योंकि लोकसभा में आते हैं ना विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव। तो इसलिए लोकसभा को हम कहते हैं जनता का सदन, राज्यसभा को राज्य का सदन। ठीक है ना। तो प्रत्यक्ष सदन बनाम अप्रत्यक्ष सदन, ठीक है ना, सतत सदन बनाम स्थायी सदन बनाम अस्थायी सदन, जनता का सदन बनाम राज्यों का सदन। और भी कुछ रह गया? हाँ, लोकसभा को हम कहते हैं लोअर हाउस। वो मैंने पिछले सेशन में आपको बताया कि हमने लोकसभा को जो बनाया है ब्रिटेन की संसद के लोअर हाउस, हाउस ऑफ कॉमन्स के नमूने पर बनाया, इसलिए हम भी उसको लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं। राज्यसभा को हम कहते हैं अपर हाउस या उच्च सदन। लोकसभा को हम कहते हैं प्रथम सदन और राज्यसभा को कहते हैं द्वितीय सदन। जब भी हम बात करते हैं ना लोकसभा के अंगों की, तो नंबर 1 राष्ट्रपति का नाम आता है, फिर लोकसभा, फिर राज्यसभा। तो लोकसभा प्रथम सदन है और राज्यसभा जो है वो द्वितीय सदन है। ठीक है, आगे चलें। हाँ, ये सारी बात हो गई और ये ब्रिटिश विरासत है। अच्छा, लगे हाथ इसकी बात भी कर लेते इस सेशन में ही, इस सेशन में इसकी बात भी कर लेते हैं। ठीक है साहब, यहाँ पर आप गोल करना, मैंने लिखा है स्ट्रक्चर। इसका मतलब यह है कि किस हाउस में कितनी सीटें हैं। स्ट्रक्चर का मतलब संरचना, किस हाउस में कितनी सीटें हैं। आप देखो लोकसभा में क्या है कि अभी अब तो खैर संविधान संशोधन करके हमने लोकसभा में जो 2 नॉमिनेट कैंडिडेट होते थे वो व्यवस्था हमने खत्म कर दी। अब विधानसभाओं में, राज्यों की विधानसभाओं में और लोकसभा में नॉमिनेट कैंडिडेट नहीं है। पहले क्या होता था, राष्ट्रपति को यह अधिकार था कि लोकसभा में वो 2 एंग्लो इंडियन मेंबर को नॉमिनेट कर सकता था। लोकसभा में लोग चुन के आते हैं ना, राष्ट्रपति के पास ये अधिकार था कि 2 लोगों को मनोनीत कर सकता था, यानी कि हमारी तरफ से लोकसभा के मेंबर होंगे, है ना। जैसे पालिकाओं में होता ना, एक कैंडिडेट को नॉमिनेट करने की पावर किसके पास होती है? राज्य सरकार करती है। नगर पंचायत, नगर पालिका में जो मनोनीत पार्षद होता है उसको मनोनीत कौन करता है? हाँ, पता करके आना। ठीक है, कहाँ थे हम? तो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 मेंबर को नॉमिनेट समझ गए ना बेटे? भाई एक तो चुन के आए, मैंने कहा हाँ भाई सकीना और मुस्कान तुम कल से क्लास के मॉनिटर हो। एक फुरकान चुना गया मॉनिटर और तुमको कर दिया नॉमिनेट, तीनों लड़ते रहो। ठीक है, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो लोकसभा में नहीं था 2 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता था, वो खत्म हो गया। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो राज्यसभा में 12 कैंडिडेट को मनोनीत कर सकता है। अब ये चलिए आइए अब इन चीज़ों को लिख लेते हैं। अभी तक हमने जो डिस्कशन किया उसको अब लिख लेते हैं ताकि आपको कहीं और ना भटकना पड़े। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडियन पार्लियामेंट जो है ब्रिटिश विरासत है, ब्रिटिश हेरिटेज है।
भारतीय संसद ब्रिटिश परंपरा पर आधारित है। इसके अलावा संसद के हमारे 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति को क्यों मैंने आपको बता ही दिया है कि राष्ट्रपति को हमने क्यों संसद का अंग बनाया। जल्दी से बता दो तो क्यों बनाया राष्ट्रपति को हमने संसद का अंग। बेटे रोक दो इसको, है ना, वो हकला गया ना। तो चलिए, डिस्कशन तो बहुत हो गए, अब इन चीज़ों को हम लोग लिख लेते हैं, जो भी हमने डिस्कस किया है इनको इन शॉर्ट लिख लेते हैं। आप चाहो तो इसका प्रिंट ले लेना, चाहो तो इसको लिख लेना। अगर इसको आप अपने हाथ से नोट्स में लिख लो तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। अब ये पूरी सीरीज चल रही है, इसकी शुरुआत मैंने आज से ही की है। आगे मैं इसके जो वीडियोज़ हैं उस पर नंबर डालता रहूँगा, कितने नंबर की वीडियो है, क्या है, आपको सारे कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे और जो नोट्स हैं वो भी मिलेंगे। तो भारत की जो संसद है वो ब्रिटिश विरासत है, ठीक है। अब भारत की संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अब राष्ट्रपति को भी हमने संसद का अंग बनाया। राष्ट्रपति, हमारी जो संसद है राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। हालांकि मैं इस वीडियो की शुरुआत में आपको बता चुका हूँ कई बार कि हमने राष्ट्रपति को क्यों संसद का हिस्सा बनाया है। देखें, आपको कुछ जानकारी हुई या नहीं हुई, राष्ट्रपति को हमने संसद का हिस्सा क्यों बनाया है? राष्ट्रपति को हमने संसद का हिस्सा इसलिए बनाया है क्योंकि संसद जल्दबाजी में कोई संविधान के खिलाफ कोई, हाँ, वेरी गुड। संसद जल्दबाजी में या जानबूझकर या अनजाने में कोई ऐसा कानून ना बना दे जो संविधान के विरुद्ध हो, हमारे देश की एकता अखंडता के विरुद्ध हो। वेरी गुड, ठीक है। तो अब संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, और संसद के 2 हाउस हैं। तो आपसे पूछे ना संसद के हाउस कितने हैं? 2, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक। अच्छा, अब हमने कुछ इसमें सिमिलरिटीज़ भी और डिसिमिलरिटीज़ भी हैं लोकसभा और राज्यसभा में। दोनों ही संसद के 2 सदन हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ लिखा वारिस, लोकसभा किसकी वारिस है? तो हम लोकसभा जो, देखें, एक सवाल आया एक बार कि भारतीय संसद किसकी विरासत है, या भारतीय संसद किसके नमूने पर बनी हुई है? तो वो इंग्लैंड की पार्लियामेंट के नमूने पर बनी हुई है। फिर आता है कि भारत में जो लोकसभा है वो किसके नमूने पर है? तो वो हाउस ऑफ कॉमन्स, जो इंग्लैंड की संसद का लोअर हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन्स, उसके नमूने या उसके मॉडल पर बनी हुई है। आपसे कोई पूछे कि लोकसभा किसकी विरासत है, तो आप कहेंगे कि आज़ादी से पहले जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी वही आज की लोकसभा है। आज़ादी से पहले जो काउंसिल ऑफ स्टेट होती थी भारत में वही आज की राज्यसभा है। और राज्यसभा किसके नमूने पर है? ब्रिटिश संसद के उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नमूने पर, ठीक है। तो लोकसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की वारिस है, तो राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट की वारिस है। अब टाइटल में मैंने आपको बता दिए थे कि लोकसभा को हम पहला हाउस कहते हैं, इसे हम लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, इसे हम जनता का सदन भी कहते हैं, और लोकसभा को हम प्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं, ठीक है। पहले बता चुका हूँ, बार बार इसको डिटेल में जाने की जरूरत मुझे लग नहीं रही। लोकसभा को हम अस्थायी सदन कहते हैं। राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट हुआ करती थी, इसे हम दूसरा सदन, राज्यों का सदन, अप्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं। अब ये स्थायी सदन भी है। स्थायी सदन क्यों? क्योंकि ये कभी भी भंग नहीं होता, और लोकसभा कभी भंग हो सकती है समय से पहले भी। अभी आगे इसका जिक्र करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया, मैंने लिखा नमूना या मॉडल, लोकसभा हाउस ऑफ कॉमन्स के नमूने पर है और राज्यसभा हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नमूने पर है। कार्यकाल की अगर बात करें, टेन्यूर, तो लोकसभा का कार्यकाल है 5 ईयर एंड फ्लेक्सिबल। मैंने लिखा है फ्लेक्सिबल इन स्पेशल केस। क्या लिखा मैंने? फ्लेक्सिबल इन स्पेशल केस। तो राष्ट्रपति कभी भी सरकार की सलाह पर लोकसभा को समय से पहले भी भंग कर सकते हैं। एक तो ये बात हो गई, यानी कि 5 साल से पहले भी भंग हो सकती है। इसके अलावा अगर हमारे देश में इमरजेंसी लगी हो, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय आपात, अगर हमारे देश में राष्ट्रीय आपात हो तो भी लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। जब हम इमरजेंसी की बात करेंगे तो इसमें बताएंगे कितना बढ़ाया जा सकता है और कैसे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो लोकसभा कार्यकाल हालांकि समान तौर पर 5 साल है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल है। लेकिन राज्यसभा का काल जो है वो स्थायी है और वो 6 साल का है, ठीक है। और आपको पता ही है कि राज्यसभा में अनुभवी सदस्यों और नए ताजगी युक्त सदस्यों को बनाए रखने के लिए हमने क्या परिपाटी अपनाई है कि राज्यसभा के 1/3 मेंबर हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं और उनकी जगह नए मेंबर चुन लिए जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब लोकसभा का मुखिया जो है उसे हम कहते हैं स्पीकर, जिसे लोकसभा खुद चुनती है, और ये लोकसभा के मेंबर्स में से ही चुना जाता है, ठीक है ना। लोकसभा का मुखिया कौन होगा? स्पीकर, और ये स्पीकर लोकसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। जबकि राज्यसभा में ऐसा नहीं है। सवाल आता भी है कि इनमें से कौन सा हाउस ऐसा है जिसका मुखिया उस हाउस का मेंबर नहीं होता है। तो देखो, अमेरिकी संसद का अपर हाउस है सीनेट, ठीक है। सीनेट का चेयरमैन अमेरिका में वो होता है जो अमेरिका का उपराष्ट्रपति होता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति के 2 काम हैं। राष्ट्रपति की, अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो राष्ट्रपति के रूप में काम करना, ये उसका स्पेशल काम है।
ठीक है ना। ये काम उसका होता है अपवाद स्वरूप, एक्सेप्शनल काम है। उसका जो रेगुलर काम है अमेरिकी उपराष्ट्रपति का, कि वो सीनेट का चेयरमैन होता है, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा वहाँ पर सीनेट। तो हमारे यहाँ जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसका मुख्य काम है राज्यसभा का सभापतित्व करना। जैसे लोकसभा का अध्यक्ष होता है वैसे राज्यसभा का सभापति होता है, उसे हम चेयरमैन या सभापति कहते हैं। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है, ओके। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी कि जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का सभापति अपने आप हो जाएगा, उसे अलग से चार्ज लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्ट्रक्चर या संरचना की बात करें तो इस समय, मतलब स्ट्रक्चर या संरचना की बात करें तो इस समय लोकसभा राज्यसभा में कितने मेंबर हैं, कुछ ऐसा हम बताएंगे। इस समय लोकसभा में जो टोटल मेंबर हैं वो 543 हैं, 543। इस समय लोकसभा में टोटल मेंबर हैं 543। इसमें अच्छा देखो, पहले क्या होता था ना कि भाई लोकसभा में अधिकतम मेंबर कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, तो वो होते थे 550, नहीं सॉरी 552। कितने होते थे, 552। उसमें 2 नॉमिनेट होते थे। अब नॉमिनेशन की परंपरा ख़त्म कर दी, मैंने शुरुआत में बता दिया, फिर बता देता हूँ कि राष्ट्रपति को ये अधिकार था हमारे संविधान में कि राष्ट्रपति किसी एक लोकसभा में अधिकतम 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कर सकता था। अब वो ख़त्म हो गया। तो पहले अगर आपसे सवाल पूछा जाता कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं तो 552, लेकिन अब ये हो गई संख्या 550। आपसे पूछे कि इस समय कितने हैं तो इस समय लोकसभा में मेंबर हैं 543, ठीक है, जिसमें से इस समय 19 मेंबर जो है हमारी यूनियन टेरिटरीज से हैं और 524 मेंबर जो है वो राज्यों से हैं। देखो, अधिकतम 530 मेंबर राज्यों से चुने जा सकते थे। कितने, 530। अधिकतम 530 मेंबर राज्यों से चुने जा सकते थे और 20 मेंबर चुने जा सकते थे यूटी से। लेकिन अब हुआ क्या कि जो जम्मू और कश्मीर है उसके 2 हिस्से कर दिए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, उन्हें बना दिया गया यूटी। तो अब यूटी के रूप में जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें हैं और लद्दाख में हैं 6 सीटें, ठीक है साहब। तो राज्यों के कोटे से वो 6 सीटें निकल गई। क्यों, क्योंकि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म हो गया। अब आप देखें कि हमारे यहाँ ये जो 543 मेंबर हैं, ठीक है, ये जो 543 मेंबर हैं उसमें से 524 मेंबर जो है वो राज्यों से हैं और 19 मेंबर यूनियन टेरिटरीज से हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी शामिल है, ठीक है। पहले होते थे ये 13, पहले होते थे 13, लेकिन अब यूटी हो गए कौन, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों यूटी हो गए, 6 मेंबर उसमें हो गए, तो 13 + 6 19। तो लोकसभा में इस समय 19 सदस्य यूटी से चुने जा रहे हैं और 524 सदस्य राज्यों से चुने जा रहे हैं, टोटल चुने जा रहे हैं 543, ठीक है, ओके। तो राज्यसभा में इस समय, राज्यसभा में वर्तमान में जो टोटल मेंबर हैं वो हैं 245, 245। कितने, 245। इसमें से 233 जो हैं वो इलेक्टेड हैं और 12 जो हैं वो नॉमिनेट हैं। 12 कौन है वो, नॉमिनेट, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, ठीक है, इस समय, ओके। अब आपसे कोई पूछे कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 250 हो सकते हैं। इस समय 245 हैं, जिसमें 233 चुने हुए और 12 जो है वो मनोनीत है। मैंने यहाँ लिखा भी रखा है, मनोनीत सदस्य लोकसभा में कितने हो सकते हैं, 0 हो गए अब, और राज्यसभा में हो सकते हैं 12। अगर हम चुनाव की बात करें तो लोकसभा में जो चुनाव होता है या लोकसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं वो प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुने जाते हैं। उसे कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट वोटिंग या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यानी कि जो भी भारत का नागरिक है या किसी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब ये हो गया कि आपके देश में कानूनन कोई उम्र है कि भाई इतनी उम्र में आप वयस्क हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ जो वयस्कता की उम्र है हमारे यहाँ वो है 18 साल। 18 साल जिसकी उम्र हो गई वो वयस्क हो गया, ठीक है। हमारे यहाँ पहले क्या था, 21 साल का जो व्यक्ति था उसे वोट देने का अधिकार था, बाद में ये अब राइट आ गया 18 साल की उम्र में। आप 18 साल के हैं तो आप अपना वोट दे सकते हैं। तो लोकसभा में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर, पृथक चुनाव के आधार पर मेंबर चुने जाते हैं और राज्यसभा में जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। राज्यों की विधानसभाओं के जो एमएलए होते हैं वो राज्यसभा के इलेक्शन में वोट देते हैं, ओके। नेक्स्ट, लोकसभा की पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। इसी दिन राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। 13 मई 1952 को लोकसभा और राज्यसभा की या संसद की पहली बैठक हुई थी। अच्छा, इनके पुराने नाम क्या हैं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट। इनको नए नाम लोकसभा और राज्यसभा कब मिले, 1954 में, ठीक है। तो इस सेशन में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।